पुलिस उसके पीछे लगी थी और वो लगातार भाग रहा था। पुलिस जब भिलाई आई तो वो भाग करके बेमित्रा पहुंचा और जब बेमित्रा पहुंची तो उसका फोन स्विच ऑफ हो गया। ये कहानी है एक प्रेमिका की हत्या करके भागने वाले शख्स की। कबीरधाम जिले में 2 दिन के भीतर ये दूसरा मामला है प्रेमिका की हत्या करने का। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब दे रहा है फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में सर्वश्रेष्ठ NICU एवं PICU की सुविधा, यानी नवजात एवं बच्चों की गंभीर बीमारियों का इलाज अब आपके अपने शहर में, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। लिव इन रिलेशन जो है कितना घातक होता जा रहा है, इसका एक नमूना आज फिर सामने आया और कबीरधाम जिले में लगातार 2 दिन के भीतर 2 ऐसे मामले आए हैं जिसमें प्रेमी ने प्रेमिका की हत्या की। दोनों ही मामलों में प्रेमिकाओं को अलग से रहने की व्यवस्था उनके प्रेमियों ने की थी और इसके बाद जो है उसका नतीजा एक जीवन खत्म होने के साथ सामने आया है। दोनों ही मामलों में हालांकि पुलिस ने आरोपियों को पकड़ लिया है, लेकिन ये बहुत ही चिंताजनक विषय है कि किस तरीके से छत्तीसगढ़ में लिव इन में रहने वाले लोगों के बीच जो है विवाद बढ़ता है और इनमें से एक व्यक्ति को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। ताज़ा मामला कबीरधाम जिले का है और आज जो है पुलिस को इस मामले में बड़ी सफलता भी मिली है। ताज़ा मामला कबीरधाम जिले का है और पूरा मामला हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। मामला ये है कि कबीरधाम जिले में रहने वाली सावित्री विश्वकर्मा जो है 8 अगस्त को थाने में पहुंचती हैं और वो एक शिकायत दर्ज कराती हैं कि उनकी बेटी जो कि सरकारी स्कूल में शिक्षिका है वो 23 जुलाई से घर नहीं आई है और ना ही उससे कोई संपर्क हो पा रहा है। जब सावित्री देवी ये शिकायत दर्ज कराती हैं उसके बाद पुलिस एक्टिव मोड में आती है और जो है तलाश शुरू करती है। सबसे पहले तलाश होती है उसके मोबाइल से कि मोबाइल लोकेशन उसका कहाँ है और मोबाइल लोकेशन के बाद जो है फिर परत दर परत जो है मामले में जो है क्या सत्यता है वो सामने आती है। पुलिस जब मोबाइल लोकेशन को ट्रेस करती है और जो अंतिम बार जो बातचीत जिन लोगों से होती है उसको ट्रेस करती है तो पुलिस को पता चलता है कि राम आशीष उपाध्याय नाम का व्यक्ति जो है उससे सावित्री देवी की जो बेटी है जिसका नाम सपना विश्वकर्मा है वो जो है अंतिम बार संपर्क में थी। पुलिस छानबीन करती है और डिजिटल साक्ष्य जुटाती है तो पता चलता है कि वो दोनों लंबे समय से एक ही लोकेशन पर थे। जब लोकेशन ट्रेस होती है तो उसमें एक और शख्स का पुलिस को पता चलता है जिसका नाम है रघुनाथ साहू, जो कि बेमित्रा का रहने वाला है, और राम आशीष साहू जो है वो भिलाई नगर का रहने वाला है। जब पुलिस साक्ष्यों को छानबीन करती है तो इन 2 लोगों की जो है संदेही के रूप में पुलिस के सामने आते हैं। पुलिस जो है राम आशीष उपाध्याय को खोजते हुए जब 9 तारीख को भिलाई पहुंचती है तो उसको घर पर नहीं मिलता है, तो घर पर नहीं मिलता है तो उसकी लोकेशन को ट्रेस किया जाता है। पुलिस जो है मोबाइल लोकेशन को ट्रेस करते हुए ही भिलाई नगर पहुंची थी, लेकिन जब वो वहाँ नहीं मिलता है तो दोबारा से उसकी मोबाइल लोकेशन को ट्रेस किया जाता है। जब मोबाइल लोकेशन को ट्रेस किया जाता है तो उसकी नई लोकेशन जो है दुर्ग रोड बेमित्रा में मिलती है। पुलिस भाग करके जो है बेमित्रा पहुंचती है कि शायद यहाँ राम आशीष उपाध्याय मिल जाए। जब पुलिस जो है बेमित्रा पहुंचती है तो वहाँ पहुंचने के बाद जब राम आशीष उपाध्याय की लोकेशन को ट्रेस किया जाता है तो उसकी लोकेशन जो है मिलती नहीं है क्योंकि उसका मोबाइल स्विच ऑफ बताता है, यानी कि पुलिस जो है उसको खोज रही थी और वो लगातार भाग रहा था। जब पुलिस को राम आशीष उपाध्याय की मोबाइल लोकेशन नहीं मिलती है, उसका मोबाइल स्विच ऑफ बताया जाता है, तो पुलिस जो है रघुनाथ साहू जो कि बेमित्रा के लालेसरा गांव में ही रहता है उसको पकड़ती है, उससे पूछताछ करती है। जब रघुनाथ साहू को पकड़ा जाता है तब इस मामले का खुलासा होता है कि सपना विश्वकर्मा कहाँ है और राम आशीष उपाध्याय कहाँ है। जब पुलिस रघुनाथ साहू से पूछताछ करती है तो रघुनाथ साहू बताता है कि सपना विश्वकर्मा और राम आशीष उपाध्याय दोनों ही उसी के गांव में एक उसका दूसरा मकान है, वहाँ 1500 रुपये के किराया दे करके रह रहे हैं, यानी कि वो उसका घर जो है किराए से लिए हुए वहाँ दोनों रहते हैं और दोनों के बीच आपस में अक्सर विवाद होता रहता है। जब पुलिस पूछताछ करती है और जानना चाहती है कि आखिर वो दोनों हैं कहाँ, तब रघुनाथ साहू जो बताता है वो बड़ा चौंकाने वाला है। रघुनाथ साहू बताता है कि 1 अगस्त की रात में, 1 और 2 अगस्त की जो रात है उसमें रात को 3 बजे करीब
राम आशीष उपाध्याय रघुनाथ साहू को फ़ोन करता है और ये कहता है कि उसके घर में सांप आ गया है और वो तुरंत जो है घर आ जाए। रघुनाथ साहू जो है जब घर पहुंचता है तो देखता है कि सांप जैसी कोई चीज़ तो नहीं है, लेकिन सपना विश्वकर्मा अचेत अवस्था में जो है बिस्तर पर पड़ी हुई है। वो जो है उसकी नाड़ी चेक करता है। नाड़ी चेक करने के बाद उसको लगता है कि इसकी मृत्यु हो गई है, जैसा कि रघुनाथ साहू ने पुलिस को बताया। वो बताता है कि उसकी सब मौत हो चुकी थी और उसको मारने वाला खुद जो है राम आशीष उपाध्याय था, जिसने उसकी गला घोंट करके हत्या कर दी थी। जब गला घोंट के जब उसकी हत्या कर दी गई, इसके बाद जो है राम आशीष उपाध्याय रघुनाथ साहू के साथ डेड बॉडी को उसी घर में छोड़ करके भिलाई आता है। भिलाई से अपनी एक स्कॉर्पियो कार को उठाता है और कार को उठा करके जो है स्कॉर्पियो जो गाड़ी है उसको उठाने के बाद जो है वापस बेमेतरा जाता है। बेमेतरा पहुंचने के बाद वो बेमेतरा करीब पहुंचता है 11 बजे। दिन के दूसरा दिन शुरू हो जाता है और दिन के 11 बजे पहुंचने के बाद सबसे पहले ये सपना विश्वकर्मा की डेड बॉडी को चादर में लपेट करके उसको स्कॉर्पियो में पीछे डाल देते हैं और वहाँ से जो है दोनों स्कॉर्पियो लेकर के धमतरी रोड होते हुए केसकाल की घाटी पहुँचते हैं। या जो छत्तीसगढ़ के लोग हैं वो अच्छे से जानते होंगे कि केसकाल की घाटी किस तरीके से घुमावदार और बहुत ही गहरी गहरी खाइयाँ हैं। वहाँ जाने के बाद केसकाल घाटी में दोनों लोग जो है सपना विश्वकर्मा की बॉडी को घाटी में फेंक देते हैं। वहाँ से फेंक के आने के बाद दोनों अपना अपना काम में लग जाते हैं। वो अपना बेमेतरा में रहने लगता है और राम आशीष भिलाई आ जाता है। इसी दौरान जो है पुलिस को सूचना मिलती है उसकी माँ के जरिए कि उसकी बेटी की मुलाकात नहीं हो पा रही, उससे बात नहीं हो पा रही है। पुलिस ने ये भी बताया कि आखिरकार 23 जुलाई से जब वो गायब हुई थी सपना विश्वकर्मा, तो आखिरकार वो 28 अगस्त को क्यों थाने में पहुंची। तो बताया गया कि अक्सर वो बाहर रहती थी और बीच में उसका फ़ोन से संपर्क होता रहता था और वो आती जाती रहती थी, लेकिन 15 दिनों तक जब कोई संपर्क नहीं हुआ, उसके फ़ोन पर कोई रिप्लाई नहीं मिला, तब जो है वो थाने आई हैं उनकी माँ। रघुनाथ साहू इस पूरी कहानी को बता देता है। इसके बाद जो है ये सब घटनाक्रम 9 तारीख के आसपास का है, 9 अगस्त का। इसी बीच जो है पुलिस फिर से उसकी तलाश करती है राम आशीष उपाध्याय की, और तलाश करने के बाद 11 तारीख की शाम को एक सूचना मिलती है कि शिवनाथ नदी में एक डेड बॉडी मिली है। और डेड बॉडी में जो कपड़े पहने था जो शख्स, उसकी जब तलाशी ली जाती है और जो आधार कार्ड मिलता है उसके आधार पर पता चलता है कि वो डेड बॉडी राम आशीष उपाध्याय की है। और फिर बाद में उसका भाई जो है राम आशीष उपाध्याय का भाई शिनाख्त भी करता है कि हाँ उसके भाई की ये डेड बॉडी है। इससे अनुमान लगाया गया कि जब पुलिस उसके पीछे लगी हुई तो वो लगातार भाग रहा था, और इसी दौरान जो है 9 तारीख को ही जो डेड बॉडी की स्थिति है उससे पता चलता है कि 9 तारीख को ही वो जो है शिवनाथ नदी में कूद गया था और उसके कारण जो है उसकी मौत हो गई और 2 दिन बाद उसकी डेड बॉडी रिकवर हुई। तो इस तरीके से देखिए कि किस तरह से छत्तीसगढ़ में लिव इन में रहने वाले लोग प्रेमी या प्रेमिकाओं की हत्याएं कर रहे हैं, उनकी जान ले रहे हैं। आने वाले दिनों में पुलिस को इस मामले को लेकर के कुछ बड़ा कदम उठाना पड़ेगा या कुछ नया नियम लाना पड़ेगा कि आखिरकार जो लोग लिव इन में रह रहे हैं उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। आगे भी और भी ऐसी वीडियो देखने के लिए आप तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें। नमस्कार। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले। संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। तीरंदाज।